हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, रोटेशन के बारे में मैंने आपको बहुत सी चीज़ें मैं बता चुका हूँ और मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर एक बॉडी किसी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करती है तो उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं और वो सारे सर्कल्स के जो सेंटर होते हैं वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन उन्हीं सर्कल के सेंटर से पास होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, उसके अलावा ये कि अगर ये एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा है तो जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सब का एंगुलर वेलोसिटी यही होगा, सेम होगा। एंगुलर वेलोसिटी सबका सेम होगा, हालांकि सबका स्पीड अलग अलग होता है। जो पार्टिकल बड़े सर्कल में बाहर घूम रहा है उसका स्पीड ज़्यादा होगा क्योंकि उसका सर्कल बड़ा है। जैसे जैसे आप अंदर आओगे पार्टिकल्स का सर्कल छोटा होता जाता है और उसकी स्पीड कम होने लगती है, और ये जो सेंटर पे पार्टिकल है उसका स्पीड 0 होता है। ठीक है, तो अगर मैं इस बॉडी को ऊपर से देखूं तो बॉडी कुछ ऐसा दिखेगा और ये ऐसा घूमता हुआ नजर आएगा, मतलब इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सीधे ऐसे पास हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे पार्टिकल्स इस सेंस में घूम रहे हैं। ठीक है, और सबका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम है। अब सुनो, ये सेंटर का पार्टिकल है, तो मान लो ये वाला जो पार्टिकल मैं कंसिडर कर रहा हूं इसका रेडियस r1 है, ये r1 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है विथ स्पीड v1, और मान लेते इसका मास जो है वो m1 है। उसी तरह से ये पार्टिकल यहां जा रहा है विथ स्पीड v2, v2 विल बी ग्रेटर देन v1, और इसका रेडियस हम लोग r2 मान के चलते हैं और इसका मास m2। ये वाला पार्टिकल v3 स्पीड से r3 रेडियस में घूम रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सारे पार्टिकल्स को कंसिडर करते हैं और सबका स्पीड है, इसका मतलब सबके पास काइनेटिक एनर्जी है, और हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, टोटल पूरे बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं और उसको ऐड कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, इस पूरे बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। राइट, चलो, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, तो यहां पे हम अज्यूम करते हैं वी हैव n पार्टिकल्स। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी के ई विल बी इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ दूसरे पार्टिकल का m2v2 स्क्वायर, है ना, दूसरा पार्टिकल लिया उसका मास m2 है, स्पीड v2 है, प्लस हाफ m3v3 स्क्वायर, प्लस ऐसा चलता जाएगा। टोटल कितने पार्टिकल्स है हमारे पास, n है, तो ऐसे n टर्म्स आ जाएंगे, सो हाफ mn/v(n स्क्वायर। ओके, चलो, तो ये देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, अब हाफ कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा बताओ, m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर, यहीं पे मैं डॉट 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 लिख दे रहा हूं, m3v3 स्क्वायर, m4v4 स्क्वायर, mn/vn स्क्वायर। ओके, देखो एक चीज तो क्लियर है ना कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है वो सेम है। तो अगर मैं इन सब को ओमेगा के टर्म्स में एक्सप्रेस करूं सारे के सारे स्पीड्स को, तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा, r1 इंटू ओमेगा, क्योंकि पहला पार्टिकल v1 जो है वो r1 रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। उसी तरह से v2 क्या होगा बताओ, r2 इंटू ओमेगा, ओमेगा लिख रहा हूं क्योंकि हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। उसी तरह से क्या होगा, v3 इज इक्वल टू r3 इंटू ओमेगा, और अगर ये केस चलता रहेगा डॉट डॉट डॉट, vn लास्ट पार्टिकल का क्या होगा, rn इंटू ओमेगा। ये सारे के सारे वैल्यूज जो है आप इक्वेशन 1 में डाल दो, तो इक्वेशन 1 क्या होगा बताओ, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m1। अब देखो v1 की जगह पे क्या लिखना है हमको, r1 ओमेगा, तो v1 का स्क्वायर मतलब r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस v2 का स्क्वायर हो जाएगा m2, v2 क्या है r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, प्लस उसी तरह से ये डॉट 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 mn क्या है, mn/vn स्क्वायर, vn ये है, mn/vn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में से एक काम करो, ओमेगा स्क्वायर सब में है
ओमेगा स्क्वायर कॉमन होके बाहर आ जाएगा, सो योर काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आएगा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर डॉट 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 mn, यार इसमें गड़बड़ है, अच्छा vn की जगह पे हमने इधर rn आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखो mn vn स्क्वायर मतलब vn किधर गया, rn इंटू ओमेगा, तो rn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा mn rn का स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गया यहाँ पे, देखो ये बड़ा वाला। अब इसमें ध्यान से देखना ये वाला टर्म m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r2 स्क्वायर टिल mnrn स्क्वायर, मतलब जितने भी पार्टिकल्स होंगे, इसको मैं ना शॉर्ट में लिख रहा हूं। शॉर्ट में कैसे लिखूंगा देखो ध्यान से, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर डॉट 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 mnrn स्क्वायर, इसको मैं देखो कैसे लिख रहा हूं, समेशन ओवर mi/ri, समेशन ओवर mi/ri का स्क्वायर, r का स्क्वायर है ना, स्क्वायर, और i गोज फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब क्या होता है, i गोज फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या होता है देखो, i गोज फ्रॉम 1 to n mi/ri स्क्वायर, ये समेशन है, इसका मतलब पता होगा ना। करना क्या इसमें, m का पहला वैल्यू लेना है 1, ये जो i है वो सारे के, सॉरी i का पहला वैल्यू m1 लेना है, और i सारे नेचुरल नंबर्स होंगे, तो i का पहला वैल्यू लो तो क्या है m1r1 स्क्वायर, i का वैल्यू 1 ले लिया, तो फिर उसके बाद प्लस डालना है, इस समेशन का मतलब ही यही होता है, प्लस डालना है, फिर i का अगला वैल्यू, अगला नेचुरल नंबर क्या आएगा, 2 आएगा, सो m2r2 स्क्वायर, फिर अगला वैल्यू क्या आएगा 3 m3r3 स्क्वायर, ऐसे ऐड करते जाना है। कब तक ऐड करना है, जब तक ये वाला वैल्यू ना आ जाए, ऊपर वाला वैल्यू n। तो इसका मतलब अगर इसको मैं एक्सपैंड करूंगा तो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर टिल mnrn स्क्वायर, तो ये तो यही आ गया ना ऊपर वाला, तो इसलिए इसको हमने क्या किया, शॉर्ट में लिख दिया समेशन के फॉर्म में, mi/ri स्क्वायर, i गोज फ्रॉम 1 to n। इससे क्या होगा कि हम लोग छोटे में इस चीज को लिख सकते हैं, तो ज्यादा जगह नहीं लेगा। तब एक काम करो, काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगा यहां से, सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया, समेशन i गोज फ्रॉम 1 to n mi/ri स्क्वायर, ठीक है। और मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर i, और इस पूरे पार्ट को मैंने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, i सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। सो i इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi/ri स्क्वायर, तो इस पूरे पार्ट को i सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वायर i, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो हाफ i ओमेगा स्क्वायर, एक ही बात हुई, इसके जगह पे i लिख दिया। ये काइनेटिक एनर्जी होता है पूरे बॉडी का, हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ऐड करने पर मुझे ये मिल रहा है। यहां पे जो i मिला ना आपको, दिस i इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस i इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका ये फॉर्मूला है। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है ये रोटेशन के केस में बॉडी का काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, राइट। बॉडी यहाँ पे किसी वेलोसिटी से ट्रांसलेट नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे फिक्स्ड है, रोटेट कर रहा है, और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई है हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा हमको पता है इट इज एंगुलर वेलोसिटी, राइट, और i एक नया टर्म यहाँ पे हमको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम क्यों,
और इसका क्या मतलब होता है आई का, ये हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं ट्रांसलेशन मोशन की बात करूँ तो ट्रांसलेशन के केस में क्या होता है, जैसे एक बॉडी है, इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, ट्रांसलेशन का देख लेते हैं। मैंने बताया था बॉडी का जितना भी पार्टिकल्स होता है ट्रांसलेशन मोशन के केस में, जैसे अगर मान लो ये आगे जा रहा है वेलोसिटी v से, तो ट्रांसलेशन मोशन में सीधे अगर जा रही है तो हर एक पार्टिकल का जो डायरेक्शन होगा और हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी, मतलब डायरेक्शन भी सेम होगा और उसका वैल्यू भी सेम होगा। अब अगर इसका किसी ने पूछा कि भाई काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो काइनेटिक एनर्जी आप क्या निकालोगे बताओ? इसका भी ऐड करते जाओगे, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर प्लस डॉट 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 हाफ m, टोटल मान लो n पार्टिकल्स है v स्क्वायर। मैं v क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन के केस में हर एक पार्टिकल का जो स्पीड होता है वो सेम होता है ना। तो बाद में फाइनली इसको आप क्या लिख सकते हैं बताओ? हाफ ब्रैकेट में m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn v स्क्वायर। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है बताओ मुझे? हर एक पार्टिकल का मास और उसको ऐड कर दिया तो ये बॉडी का टोटल मास हो जाएगा। तो अगर मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, उसके हर एक पार्टिकल के मास को मैं ऐड करूं तो मुझे टोटल मास मिल जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ, कैपिटल M लिख देता हूं, इंटू v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, जहां पे इस रिजिड बॉडी का मास जो है टोटल मास वो m है और ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, सबकी वेलोसिटी सेम है। क्लियर है? सो दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब बॉडी प्योर ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, घूम नहीं रहा है जरा सा भी। एंड दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बॉडी सिर्फ रोटेट कर रहा है, आगे पीछे नहीं जा रहा है। गौर से इन दोनों को आप एक काम करो, कंपेयर करने की कोशिश करो। देखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, ये तो यहां से क्लियर है, यानी कि हाफ मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, और वेलोसिटी हर एक पार्टिकल का सेम होता है। यहां पे आ जाओ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी जो कि हर एक पार्टिकल का रोटेशन के केस में सेम होता है। समझ में आ रही बात? हाफ है, v सबका सेम, यहां ओमेगा सबका सेम। तो यानी कि ट्रांसलेशन मोशन में जो वेलोसिटी का काम कर रहा है, ठीक है, रोटेशनल मोशन में वो काम कौन करता है? एंगुलर वेलोसिटी करता है। ठीक है, तो जो यहां पे उसी तरीके से अब बीच में यहां m आ रहा है और यहां पे i आ रहा है, तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं बताओ? ट्रांसलेशनल मोशन में जो बॉडी का मास काम करता है, रोटेशनल मोशन में वही काम यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I करता है, जिसका फॉर्मूला यहां पे मैंने लिख रखा है। समझ में आ रहा है? सो जिस तरीके से या जो काम यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन में मास कर रहा है बॉडी का, पूरे बॉडी का मास, वही पूरे बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो रोटेशन में करता है। सो रोटेशन में दिस एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस टू मास इन केस ऑफ ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, ये तो इतना एक आइडिया हमको यहाँ पे क्लियरली मिल चुका है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं इसको। अगर आपको इनर्शिया के बारे में पता होगा तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उससे हमको इनर्शिया का आइडिया आता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास ये बॉडी है एक, राइट, अगर ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है बॉडी, तो ट्रांसलेशन मोशन के केस में अगर ये बॉडी है, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो सेम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि बाहर से कोई फोर्स नहीं पड़ता। दिस इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। इससे हमको क्या आइडिया आता है कि बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहती है। अगर आपको इसके स्टेट ऑफ मोशन को बदलना है तो बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो बॉडी रेस्ट पे है, हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। इस बॉडी खुद से वेलोसिटी में नहीं आ सकती, स्पीड, उसका स्पीड चेंज नहीं हो सकता, आपको उस चीज के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर रेस्ट पे है तो उसी स्टेट में रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, ना तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा ना वेलोसिटी कम होगा। समझ में आ रही बात? तो वो सेम वेलोसिटी से जाएगी।
तो बॉडी के वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमको बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल इनर्शिया। बॉडी जिस स्टेट ऑफ मोशन में है उसी स्टेट में रहना चाहती है, ठीक है। अगर उसके स्टेट ऑफ मोशन को बदलना है, रेस्ट पे से मोशन में लाना है, या फिर अगर वो ऑलरेडी मोशन में है तो इसके वेलोसिटी को बढ़ाना या कम करना है, देन यू हैव टू एक्सर्ट एन एक्सटर्नल फोर्स। बात क्लियर है? अच्छा, तो ये तो यहाँ पे इनर्शिया की बात हो गई। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, ये किस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लो आपके पास एक साइकिल है और एक ट्रक है, ठीक है, तो साइकिल के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना आसान है कि ट्रक के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना आसान है? ऑब्वियस सी बात है, साइकिल को हल्का सा धक्का मारोगे तो उसका स्टेट ऑफ मोशन बदल गया, रेस्ट पे से मोशन में आ गया। लेकिन एक ट्रक, बड़ी मेहनत लगेगी, जबरदस्त फोर्स लगेगा। समझ में आ रही बात? इनफैक्ट रोकना भी डिफिकल्ट है। अगर सामने से साइकिल आ रही है तो उसका स्टेट ऑफ मोशन फिलहाल क्या है, मोशन में है ना वो, तो उसको रोकने के लिए भी फोर्स लगेगा। तो साइकिल को रोकना बड़ा आसान होगा, लेकिन एक ट्रक अगर आ रही है तो उसके वेलोसिटी को चेंज करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कम लगाना पड़ेगा फोर्स या ज़्यादा, ही किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? एग्जैक्टली बॉडी के मास पे। 5 किलो ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को बदलना आसान है, और 100 केजी का ऑब्जेक्ट है उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना डिफिकल्ट है। तो ये जो इनर्शिया है, इनर्शिया जितना ज़्यादा मास होता है उतना ही ज़्यादा इनर्शिया, उतना ही ज़्यादा वो सेम स्टेट में रहने की कोशिश करेगी। समझ में आ रहा है? एक बड़ा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इनर्शिया बहुत ज़्यादा, आप उसको जल्दी हिला नहीं पाओगे। छोटा सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसके अंदर इनर्शिया कम है, उसको आसानी से आप हिला सकते हो। सो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि मास जो होता है बॉडी का, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? उसी तरीके से मास का काम, ये ट्रांसलेशन मोशन की बात हो गई। उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में यहां जो मास का काम कर रहा है वही यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इनर्शिया का मेजर होता है, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बॉडी का ज्यादा रहा तो उसका मास भी ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बॉडी का ज्यादा रहा तो इसका मतलब उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। लेकिन ये इनर्शिया जो होगा वो रोटेशन का होगा। वहां पे हमने ट्रांसलेशन का इनर्शिया देखा था, वैसा इनर्शिया रोटेशन में भी होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हुआ तो उसको रोटेट करना डिफिकल्ट होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो उसको रोटेट करना आसान होगा। या बॉडी अगर मान लो ऑलरेडी रोटेट कर रही है, अगर इसके रोटेशन के स्पीड को मुझे बढ़ाना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा तो बढ़ाना मुश्किल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो बढ़ाना आसान हो जाएगा। ठीक है? तो वैसे ही जैसा काम मास ट्रांसलेशन मोशन में, वैसा ही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन मोशन में। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं, यहाँ पे हम इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाते हैं कम करते हैं। ठीक है? रेस्ट पे है, घुमाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो घुमाना आसान, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो घुमाना डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वर्किंग एज मास इन रोटेशनल मोशन, जो कि मास का काम ट्रांसलेशन मोशन में होता है वैसा ही। राइट? अब सुनो ध्यान से, एक बड़ा डिफरेंस है किसमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास में। बॉडी का जो मास होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट में उठा लो, और अगर मैंने बोला ये 5 kg का है तो ये 5 kg का ही रहने वाला है। अगर इसको मैं पकड़ के चपटा कर दूं या मोड़ दूं, तोड़ दूं, तो भी टोटल मास जो होगा 5 kg ही रहेगा। शेप साइज कुछ भी रहे, अगर मैं इसका शेप चेंज भी कर दूं, खींच के लंबा कर दूं या अंदर दबा दूं, तो इसका मास चेंज नहीं होगा, मास फिक्स होगा। 5 kg मतलब 5 kg। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा नहीं होता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन को देखो, या सॉरी फॉर्मूले को देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इट इज द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ये एक्चुअली अगर आप आई देखोगे तो क्या है, ये समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना, यहाँ पे देखो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर।
मतलब हमने किया क्या यहाँ पे, हर एक पार्टिकल का मास लिया और देखा कि उसका एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, यहाँ पे r1 r2 ऐसा है, तो हमने क्या किया, हर पार्टिकल का मास लिया और एक्सिस से उसका कितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लिया और उस डिस्टेंस को स्क्वायर कर दिया, और हर एक पार्टिकल का ऐसा लेते लेते मैंने सबको हमने ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिला, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला। यही है ना। तो इसका मतलब बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपको क्या बता रहा है, वो देखो कि बॉडी का जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, वो कैसा है। देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक तो पार्टिकल का मास और दूसरा पार्टिकल का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी से मिलेगा हमको। तो अगर सपोज करो मैं मास बढ़ा देता हूं और हर एक पार्टिकल्स का मास बढ़ गया, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। या फिर अगर सपोज करो मास मैं सेम रखता हूं, पार्टिकल्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बढ़ा देता हूं, तो क्या होगा, आर बढ़ जाएगा सबका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ जाएगा। बात सिंपल है कि अगर सपोज करो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कॉम्पैक्ट ऐसे है और उसका मान लो एक एक्सिस है, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो सारे पार्टिकल्स जो है इस एक्सिस के नजदीक घूम रहे हैं। नजदीक घूम रहे हैं मतलब सबका जो डिस्टेंस है वो एक्सिस से कम है, तो आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कैलकुलेट करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। लेकिन अगर मान लो इसको मैंने क्या किया, ऐसे खींच के इस साइड से लंबा कर दिया और बॉडी को ऐसे बना दिया, पर एक्सिस मैंने वहीं रहने दिया। ठीक है, ये जो एक्सिस है, एक सेकेंड दिख रहा है ना आपको, इसको खींच के ऐसा लंबा कर दिया और यही सेम एक्सिस रख दिया मैंने। अब इससे हुआ क्या कि मास तो बदला नहीं बॉडी का मास तो उतना ही है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो पार्टिकल्स है वो सारे के सारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चले गए। तो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चले जाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आर बढ़ जाएगा सबका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। मतलब सेम बॉडी है, उतना ही मास है, लेकिन अगर मैंने उसका शेप चेंज कर दिया तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स नहीं रहता किसी बॉडी का, वो शेप पे डिपेंड करता है, वो साइज पे डिपेंड करता है, ऑब्वियसली वो मास पे भी डिपेंड करता है। अगर मैं ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट वही साइज का वही शेप का ले आऊँ, ज़्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट, तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि ऐसे केस में जो पार्टिकल्स के मास है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो मास पे तो डिपेंड करता ही है बॉडी के, साथ साथ में पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है उस पर भी डिपेंड करता है, अब वो शेप और साइज उसका डिसाइड करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेप पे, साइज पे और पार्टिकल या बॉडी के मास पे डिपेंड करता है वो कैसा है। उसके अलावा एक और फैक्टर है, ठीक है, ये नोट डाउन करते जाना कि आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉडी, दूसरा उसका शेप एंड साइज, तीसरी बात ये डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी, मतलब आप किस एक्सिस के अलोंग बॉडी को घुमा रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे अगर मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे घुमाना है, मैं शेप चेंज नहीं करूंगा इस बार, साइज भी चेंज नहीं करूंगा और बॉडी को भी चेंज नहीं करूंगा, सब कुछ सेम रहेगा, ये तीनों सेम होगा, बॉडी का मास भी सेम है, शेप और साइज भी फिक्स कर दिया मैंने, लेकिन मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दे रहा हूं। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसे घुमा रहा हूं, अगर ऐसे घुमाऊंगा इस डायरेक्शन में तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास होगा। अब देखो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास हो रहा है तो जितने भी पार्टिकल्स हैं इसके वो सारे एक्सिस के नजदीक हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है मतलब इसको घुमाना आसान है ना। अब एक काम करो, इसको ऐसे पलट दो, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन सीधे ऐसे पास हो रहा है, ऐसे पास हो रहा है मतलब क्योंकि मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, समझ में आ रहा है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। मैंने बॉडी का शेप और साइज चेंज नहीं किया, सिलेंड्रिकल है सिलेंड्रिकल ही रहने दिया, बॉडी का मास भी चेंज नहीं किया मैंने, बस एक्सिस यहां से पास हो रहा था तो अब एक्सिस को मैंने यहां से पास कर दिया, मतलब मैं अलग एक्सिस के अलोंग इसको घुमा रहा हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा क्योंकि अब सारे पार्टिकल्स जो है वो एक्सिस से दूर जा चुके हैं। पहले केस में सारे पार्टिकल्स के नजदीक थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है ना।
लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, सारे पार्टिकल्स को एक्सिस से दूर कर दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया। इसका मतलब सिंपल है कि इस बॉटल को ऐसे घुमाना आसान है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, इनर्शिया कम है, राइट, लेकिन ऐसे घुमाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब ज्यादा हो गया है। इनफैक्ट अगर मैं एक्सिस यहां से पास करूं ना और इसको ऐसे घुमाऊं, देखना ध्यान से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बढ़ जाएगा क्योंकि अब तो एक्सिस से बहुत सारे पार्टिकल्स सारे दूर चले गए, तो पार्टिकल्स का एक्सिस से डिस्टेंस और बढ़ गया, डिस्टेंस और बढ़ गया मतलब आर बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो ऐसे घुमाना और डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे घर में अगर सपोज करो हमारे पास जो गैस होता है ना सिलेंडर का, अगर उसको ऐसे हम रोल करते जाए, ऐसे रोल करते जाए आगे की ओर, तो उस केस में क्या होता है ना कि आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे जा रहा है, तो सिलेंडर को ऐसे रोल करना बड़ा आसान है, लेकिन कभी आप ट्राई करना सिलेंडर को ऐसे रोल करके देखो तो डिफिकल्ट पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों डिफिकल्ट पड़ रहा है? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया है, अब एक्सिस ऐसे जा रहा है। तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो उसके इन चीजों पर डिपेंड करता है, मास, शेप एंड साइज और एक्सिस ऑफ रोटेशन। और फाइनली एक और चीज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेशन में उसी तरीके का काम करता है जो मास काम करता है ट्रांसलेशनल मोशन में। अब ये फॉर्मूले के हिसाब से आप इसका यूनिट्स और डायमेंशंस तो बता ही सकते हो, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा जल्दी बताओ? मास मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, सो केजी मीटर स्क्वायर। और डायमेंशंस क्या होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के? m1 है ना, सो m1 और डिस्टेंस है तो L2 T0। सो दीज आर द यूनिट्स एंड डायमेंशन, ऐसा यूनिट और डायमेंशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है। अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स देखो, ये जो फॉर्मूला है ना ये एक्चुअली डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए होता है, मतलब एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जिसमें आप पार्टिकल्स को अलग अलग देख सकते हो, विच इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ पार्टिकल्स ऐसे पड़े हुए हैं, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, राइट, ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं। मान लो यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास हो रहा है, इसका मास m1, इसका मास m2, उसका मास m3, ऐसे ऐसे सबके मास है, ठीक है। और इनका जो डिस्टेंस है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1, r2, r3, सॉरी r3 इधर, r6, r4 और ये r5 हो जाएगा। तो ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये एक्सिस ऐसे जा रहे हैं परपेंडिकुलर और ये सारे पार्टिकल्स ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट अलग अलग पार्टिकल के का एक पूरा सिस्टम है, राइट। अगर मान लो ये घूम रहे हैं इस तरीके से, तो हम क्या कर सकते हैं ना, इस सिस्टम के लिए अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, ऐसे कहाँ तक जाना है, टोटल 6 तक जाना है। और इन सब का ये जो टोटल है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो ये जो समेशन वाला फॉर्मूला है हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो तुम्हारा बॉडी होता है, अगर वो एक रिजिड बॉडी है, सॉरी कंटिन्यूस बॉडी है, तो फिर कंटिन्यूस बॉडी में हम ये समेशन यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मान लो मैंने ये वाला बॉडी लिया था, तो दिस इज़ अ कंटिन्यूस बॉडी, पार्टिकल्स अलग अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, राइट। या फिर ये जो प्लेट है दिस इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस बॉडी। तो कंटिन्यूस बॉडी के केस में बस हम करते क्या है कि ये जो समेशन है उसको रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन से। तो मान लो हमारे पास कोई एक ऐसा बॉडी है, एक कंटिन्यूस बॉडी है, ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो हम क्या करते हैं, देखो एक छोटा सा पार्टिकल लेते हैं, बहुत छोटा सा अज्यूम करते हैं, एक छोटा सा पार्टिकल अज्यूम करते हैं जिसका मास जो है वो dm है। m नहीं लिख रहा हूँ, dm इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा, लगभग एक पॉइंट जैसा पार्टिकल अज्यूम करना है, ठीक है, बड़ा बना दिया, एक पॉइंट जैसा पार्टिकल अज्यूम करना है और उसका मास बहुत छोटा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे d लगा दिया, dm, ठीक है।
अब मान लो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास हो रहा है, इससे इसका डिस्टेंस r है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। तो इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बताओ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mi मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल पार्टिकल एट p। मान लो ये पॉइंट p है, यहाँ पे एक पॉइंट पार्टिकल रखा हुआ है, उसका मास क्या है? dm है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बताओ? dm इंटू आर स्क्वायर, यही होता है ना mr स्क्वायर। di लिख रहा हूं मतलब ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा ही आएगा क्योंकि एक सिंगल पार्टिकल का यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे पूरे बॉडी का, मान लो ये ऐसे घूम रहा है, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? इस छोटे से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इंटीग्रेट करने पर मुझे पूरा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। इसको आगे लिखोगे, डी आई का वैल्यू डालोगे तो क्या होगा? आर स्क्वायर डी एम, ठीक है। सो दिस इज फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, ठीक है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बॉडी। तो अगर एक बॉडी है आपके पास जिसका कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पार्टिकल्स हम अलग अलग नहीं देख रहे हैं, जैसे मैंने वो प्लेट का एग्जांपल दिया था और बॉटल का एग्जांपल। सो दिस इज कंटिन्यूअस मास, मतलब कंटिन्यूअस पार्टिकल्स का जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा और डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, तो यहाँ पे ये समेशन वाला टर्म आ जाएगा। ओके, थैंक यू।